चलिए सर, मैं एक छोटा सा और स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहा हूँ। हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको मैं कहता हूँ उससे पहले इंटरनेशनल भी आएगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं IAS 2। अच्छा, ये छोटा सा एरिया है आपके पास। कुछ चीजें बस याद रखनी है आपने इसमें। IAS 02, जिसका नाम है हमारे पास, इस IAS 02 का नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। डन है सर। अच्छा, सबसे पहली बात थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि यार IAS होता क्या है। यार देखें, IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर, ये स्टैंडर्ड क्या होता है? यार बहुत सारी चीज है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा सा हटकर, अपने टॉपिक से हटकर। आज की क्लास बहुत यूनिक क्लास है, मजा आएगा। देखें यार, दुनिया भर में ना बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ रेवेन्यू की। देखिए, रेवेन्यू है। अब ना रेवेन्यू में ना बहुत मुश्किलात है। बहुत मुश्किल मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड चीजें। मतलब यार मतलब ये कि यार एक 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 कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, गौर से समझिएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 28 दिसंबर को। बीच में आ गया 31 दिसंबर, जो कि आपका ईयर एंड था। ठीक है। और आपके पास 28 जनवरी को, यार आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इस पॉइंट पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपने टू प्रोवाइड 10,000 गुड्स। अब सर कब प्रोवाइड करेंगे आप? सर आप प्रोवाइड करेंगे 20 जनवरी को। तो मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताएं। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। कि आपके ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 20 दिसंबर को। गुड्स डिलीवर कब होंगे? गुड्स डिलीवर कब होंगे? गुड्स डिलीवर होंगे 20 जनवरी को। आपके ख्याल में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? 20 दिसंबर को रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या 20 जनवरी को? अब मैं आपको एक मसला बताऊं। मसला क्या है? यार देखिए, अगर तो यहाँ रेवेन्यू इस पॉइंट पर रिकॉर्ड होगा तो करंट ईयर में आना चाहिए। अगर रेवेन्यू इस पॉइंट पर रिकॉर्ड होगा तो अगले साल आना चाहिए। क्या आप मसला समझ पा रहे हैं? आपके मसला क्या होगा? क्या आप मसला समझ पा रहे हैं? अगर तो आप कहते हैं कि यार, अगर आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करो इस पॉइंट पर, ये 31 दिसंबर 24 है, ठीक है। अगर तो आप कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अगर आप कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ पर होगा, तो फिर आपके 31 दिसंबर 31 दिसंबर 24 का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर आप कहते हैं कि रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड होगा, तो फिर क्या होगा? तो सर फिर ये होगा कि आपके 31 दिसंबर 25 के रेवेन्यू, कौन से, अगले साल का रेवेन्यू, रेवेन्यू कब का बढ़ेगा? फिर अगले साल के रेवेन्यू में जाना चाहिए। ऐसा है नहीं है? मुझे बताएं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं कहता हूं तो ये तो मेरे पास रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर होगा तो इस पॉइंट पर तो 31 दिसंबर 25 के मुताबिक में जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू का बड़ा मसला आ रहा है। सही है, आप देख रहे हैं तो बड़ा मसला आ गया। सही है। अगर आप कहते हैं कि 20 दिसंबर पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो फिर 20 दिसंबर पे होगा। अब आप कहते हैं 20 जैन पर होना चाहिए, तो 20 जैन फिर अगले साल के रेवेन्यू में जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, आप ये सोच रहे होंगे ना
यार सर कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है। सर यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो सेट फॉर्मेट लेकर कौन आया है? सर IAS, यही तो फॉर्मेट कौन लेकर आया है? सर यही फॉर्मेट आपके पास स्टैंडर्ड लेकर आया है। यही आपको बताएगा कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा। कौन बताएगा आपको? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। ठीक है। और कौन सा स्टैंडर्ड? अब जैसे रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में कौन सा स्टैंडर्ड बताएगा? सर आपको रेवेन्यू में IFRS 15 बताएगा कि आपके पास रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा, IAS 2 क्या बताएगा? IAS 2 बताएगा इन्वेंट्री के मुताबिक कि इन्वेंट्री कब और कैसे कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्या होने चाहिए इन्वेंट्री में। आपको पहले ये बताएं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया कि क्या होगा। स्टैंडर्ड बताएगा कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड क्यों बताएगा? सर सवाल ये होना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड क्यों बताएगा। सर स्टैंडर्ड इसलिए बताएगा क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या बनती है, इन इन सारी चीजों से आप क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर की जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे से। कंपेरेबिलिटी के लिए जरूरी है कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड हो। ठीक है। मुझे एक बात बताएं, दो कंपनी आपस में कंपेटिटर्स हैं। दो कंपनी आपस में कंपेटिटर है। एक कंपनी ए है जो कि कम रिकॉर्ड करती है 20 जनवरी 2025 को। एक कंपनी बी है जो पहले रिकॉर्ड कर रही है। तो सर क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड कर रही है। स्टैंडर्ड के आने से क्या होगा? दोनों या तो 20 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगी या 20 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगी। अगर दोनों सेम डेट पर रिकॉर्ड कर रही है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा स्टैंडर्डाइज काम हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं सेफली, अगर मैं बात करूं, तो आप दोनों एक ही काम कर रहे होंगे, एक ही तरह से काम कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड के तौर पर, स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? सर मैं अगर इंटर NATIO इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अब मैं बढ़ता हूँ एक स्टेप और आगे। IS2 हम पढ़ेंगे एन इन्वेंटरी के बारे में। ठीक है। अच्छा, IAS 2 पता है क्या कहता है? IAS 2 क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। IAS 2 क्या कहता है। मैं प्रॉपरली IAS 2 यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। IAS 2 एक बात करता है, कहता है इन्वेंट्री shall be recorded at lower of cost or net realizable value, जिसको मैं NRV कहता हूँ। सर क्या ये बात समझ में आती है? सर ये एक रूल बता रहा है। सर ये क्या बता रहा है? अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। सर ये है क्या? सर ये स्टैंडर्ड का रूल है। ठीक है, रूल है। सर रूल में क्या कहता है? वो कहता है एट ईच ईयर एंड, या फिर आप कह लो इसको पीरियड एंड। वो क्या कहता है? सर वो कहता है ऑलवेज वैल्यू इन्वेंट्री, ऑलवेज वैल्यू इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ, लोअर ऑफ किस चीजों का? सर दो चीजों का। अगर मैं यहाँ लोअर ऑफ ऐसे हाईलाइट करूं, इनफैक्ट हाईलाइट कर देते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लोअर ऑफ, ओहो, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
सर क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? डन है सर। कोई परेशानी? अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड का रूल बताया है, सिर्फ स्टैंडर्ड का रूल बताया है। ठीक है सर। स्टॉक है आपके पास ए, बी और सी। सर इनके यूनिट्स हैं 10,000, 15,000 और 25,000। सर कॉस्ट थी, कॉस्ट पर यूनिट है सर 5 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए। एनआरवी पर यूनिट है, इसकी है 6 रुपए, इसकी है 9 रुपए और इसकी है 7 रुपए। ठीक है। कहता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। सर ये बात समझ आती है? ये सवाल मैंने आपके सामने रखा है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं नहीं कह रहा आपको आप करके बताएं, मैं नहीं कह रहा आप सवाल पूरा करके बताएं मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप मुझे गाइड कर दें कि सवाल को मैं लेकर किस तरह चल सकता हूँ। डन है। मैं आपको सॉल्व करने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुझे गाइड कर दें, थोड़ा सा लिख के बता देंगे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सॉल्व करके दे दें अगर कर सकते हैं सॉल्व तो। सर आप, मैं करा दूं? सर सर मैं करा देता हूँ, मैं ही करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बस आप थोड़ा सा यार प्लीज ध्यान रखें, गौर से समझते रहें चीजों को, ताकि हमें मसला ना हो बाद में। चलिए सर, आई होप आपने कर लिया होगा, मैं करवा देता हूँ। देखें सबसे पहले अगर मैं सवाल को देखूं तो मेरे पास सवाल में कुछ यूनिट्स है। मैंने अभी भी एनआरवी आपको नहीं बताई क्या होता है, मैंने एनआरवी बताई ही नहीं है कि होता क्या है। मैं सिर्फ अभी सवाल करा रहा हूँ, सवाल को लेकर कैसे चलना है ये बता रहा हूँ। आई होप मेरी आवाज भी आ रही होगी, है ना? देखें वो कहता है, मेरी आवाज आ रही है? यस। देखिए वो कहता है, सबसे पहले रूल को रीड करते हैं। वो कहता है इन्वेंट्री, ऑलवेज वैल्यू इन्वेंट्री, हमेशा वैल्यू करो इन्वेंट्री को लोअर ऑफ, या तो अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे, वरना एनआरवी कम है तो एनआरवी पे। मतलब देखो कम क्या है, जो कम है उस पर रखो इन्वेंट्री को। सर मुझे एक बात बताएं, सवाल में कम क्या नजर आ रहा है? सर अगर मैं सवाल देखूं तो मुझे सवाल में स्टॉक ए का जो है ना कॉस्ट कम नजर आ रही है। आप मुझे बताएं ऐसा है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मुझे कॉस्ट में ये कम नजर आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट नजर आ रही है ए, स्टॉक ए में मुझे कॉस्ट कम नजर आ रही है। स्टॉक बी की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक बी में भी मुझे कॉस्ट ही कम नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं स्टॉक सी की बात करूं तो मुझे स्टॉक सी में क्या कम नजर आ रहा है? मुझे स्टॉक सी में एनआरवी कम नजर आ रही है। तो अगर मैं बात करूं इस केस की, तो मुझे स्टॉक ए किस पर रखना है? कॉस्ट पर रखना है। स्टॉक बी किस पर रखनी है? स्टॉक बी भी कॉस्ट पर रखनी है। लेकिन मुझे स्टॉक सी किस पर रखनी है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रखनी है। डन है? सही है? डन बताएं, यस या नो बताएं। अब अगर मैं बात करूं, मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहा हूं कि मुझे स्टॉक कौन सा, यूनिट्स, कॉस्ट या एनआरवी कुछ भी आएगा, और टोटल। सर अगर मैं बात करूं स्टॉक ए की तो मेरे पास यूनिट कितने? 10,000,
सर लोअर क्या है? सर लोअर है कॉस्ट, यानी कि 5। टोटल आ जाएगा मेरे पास 50,000। सर फिर मैं स्टॉक बी की बात करूं, तो स्टॉक बी में मेरे पास क्या है? 15,000 यूनिट्स है, और हर यूनिट 7 का है। 15, 30, 30, 30, 60 और 75, नहीं, 90 और 1,05,000, 105,000। एंड देन सर मेरे पास स्टॉक सी है, 25,000 यूनिट्स, और उसकी एनआरवी होगी 7। तो ये हो जाएगा आपके पास 1,75,000। सर अगर आप इन सबको सम करें तो 1,70,000, 1,80,000, 2,80,000 और 3,30,000 आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाती। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये समझ में आया कैसे निकाला? प्लीज मुझे बताएं। मैंने 3,30,000 कैसे निकाला, क्या ये समझ में आया आपको? डन है सर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये कैसे निकला, तो आप ये उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस या नो में जवाब दें। हाँ सर कर देंगे, आसान सी बात है ना? सर अब हमने अभी तक क्या सीखा? सर हमने सीखा एन अभी तक हमने ये सीख लिया कि कॉस्ट और एनआरवी का रूल सीख लिया। अभी तक हमने उसको रीड नहीं किया, समझा नहीं कि होता क्या है। सिर्फ हमने रूल सीखा और उस रूल को हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, डन है। अच्छा, अब वो क्या कहता है? वो कहता है यार एनआरवी क्या होती है? एनआरवी क्या होती है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, छोड़ो एनआरवी को भी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉस्ट क्या होती है। मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर मैंने कहा, सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है? कहता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्चुअल परचेज प्राइस एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस एनी एडिशनल कॉस्ट incurred in bringing the goods। ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, हाँ, मतलब स्टैंडर्ड का पॉइंट है। इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट कंडीशंस एंड पोजीशन। डन है सर। क्या ये बात समझ आती है कि हुआ क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या हो गई? ये हो गई कि, मतलब मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बता दी कैसे होगी, फिर मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है कॉस्ट, और वो सिर्फ अभी कॉस्ट बताइए। ठीक है, कॉस्ट बता दी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है? मैंने कहा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड पोजीशन। सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कंडीशन को सही से लिख दे, नजर नहीं आ रहा। प्रेजेंट कंडीशन। सर ये है सप्लायर का वेयर हाउस। सर ये क्या है?
हो सर ये है सप्लायर का वेयर हाउस। सर ये आ गई आपकी प्रेमिसेस। ठीक है, हमारा वेयर हाउस ये है, हमारा वेयर हाउस। डन है सर। अब आपने ऑर्डर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने सामान बेचना शुरू किया। सप्लायर ने कहा यार सबसे पहली चीज है मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ। सप्लायर ने आपसे पूछा फोन करके, गौर से सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। सप्लायर ने आपको फोन किया, उसने कहा यार एक बात बताओ। क्या कहा उसने? अगर रास्ते में अल्लाह ना करे इन्वेंट्री गिर गई, ट्रक गिर गया, खराब हो गया, बंद हो गया, खाई में गिर गया, कुछ भी हुआ, तो उसका नुकसान कौन बेयर करेगा? आप हिल गए, आपने कहा है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, इसकी कराते हैं इंश्योरेंस। आपने कहा हाँ कराओ। उसने कहा कराओ नहीं, आप कराओ, मतलब आप पैसे पे करो। सर ये मुझे एक बात बताएं, इज दिस द कॉस्ट दैट विल नीड, दैट विल, is this the additional cost that incurred in bringing the goods to their present condition? Yes sir, definitely yes। आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप इंश्योरेंस ही नहीं कराएंगे तो आप अपनी प्रीमिसेस तक लेकर कैसे आएंगे? बहुत सारे कैंटीन में तो इंश्योरेंस नेसेसरी है, हर हाल में होगा इंश्योरेंस। देन सर फिर, सर फिर दूसरे नंबर पे आया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सर ये भी नेसेसरी है। सर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं कराएंगे तो आपके पास आप सप्लायर के वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस में सामान ला ही नहीं सकते। ये भी नेसेसरी खर्चा है, कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, डन है ये बात, जिसको हम आमतौर पे कैरेज इन्वेंट्री कहते हैं। तो हमें ये भी इन्वेंट्री की वैल्यू में डालना पड़ेगा। वो कहता है, अब मैं बस इसको इतना ही रख रहा हूँ यहाँ तक, इस पॉइंट को, कि इसको डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपसे वो निकालेगा, निकलवाएगा नहीं कॉस्ट को। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कॉस्ट की निकालो कॉस्ट, कहता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसको समझिएगा, मैं ये पॉइंट समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ पूरी तरह से। कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द एक्चुअल परचेज प्राइस। यानी कि आपने अगर लेट से आपने ऑर्डर दिया 10,000 यूनिट एट द रेट 2। सर ये तो 2 रुपए है, 2 रुपए पर यूनिट। सर ये तो इसकी क्या है? सर इज इट, यू डू यू नॉट थिंक दिस इज द एक्चुअल परचेज प्राइस? सर ये तो इसकी एक्चुअल परचेज प्राइस, सर ये तो आनी आनी चाहिए। ठीक है, वो कहता है एक्चुअल परचेज प्राइस आएगी, एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। यानी कि अगर कोई इजाफे खर्चे भी हुए तो इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर प्रेजेंट कंडीशन, तो वो कहता है ये भी आप डालोगे किसमें, किसमें किसमें, कॉस्ट में। ठीक है, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपली बात करूं तो कॉस्ट में क्या आएगा? सर कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री में आएगा आपके पास जो आपने परचेज प्राइस पे करी वो, और सर एनी एडिशनल कॉस्ट दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू देयर करंट पोजीशन और कंडीशन। तो सर वो सारी चीजें इस कॉस्ट में शामिल होंगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल इंश्योरेंस है, इसकी छोटी सी एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सर क्या यहाँ तक कहानी समझ में आती है? मुझे ये बताएं। यस या नो में बताएं। चलें सर, इसको यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।